प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास सेवा सदन की अंतर्वस्तु को आज के इस वीडियो में हम पढ़ने और समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से यह टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको सीधा सीधा प्रश्न आ सकता है सेवा सदन की अंतर्वस्तु पर, इसलिए इसे समझने का प्रयास कीजिए ताकि एग्ज़ाम में अगर ऐसे प्रश्न आते हैं और निश्चय ही आपको एक न एक प्रश्न आपको इसके ऊपर देखने को अवश्य मिलेगा। तो इस पे अपनी तैयारी और अपनी पकड़ बना लें। इससे पहले भी BHDE 143 पर मैं कई वीडियो बना चुका हूं। अगर उन वीडियो को अभी तक आपने नहीं देखा है तो उन वीडियो को देख लें ताकि आपकी तैयारी और बेहतर ढंग से हो सके। तो उन सभी वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक सेवा सदन की अंतर्वस्तु को। प्रेमचंद और स्त्री समस्या। स्त्री पुरुष समानता पर प्रेमचंद ने काफ़ी बल दिया है और जो आधुनिक और प्रगतिशील युग, जो परिवर्तन का दौर चल रहा था, उसका महत्व समझते हुए प्रेमचंद ने स्त्री पुरुष की समस्या को प्रखर रूप से अपनी आवाज़ दी है, पाठकों के सामने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। पहले होता था कि महिलाओं के मुकाबले पुरुषों को अधिक महत्व दी जाती थी, चाहे वह कितना भी लंपट हो, चाहे उसमें कितनी भी बुराइयां हो, वह चाहे औरतों के ऊपर कितनी भी अत्याचार करे, पर स्त्री के पास कोई विशेष अधिकार नहीं होते थे। वह स्त्रियों की खबर लेना छोड़ देता था, अपनी दूसरी शादी कर ले, किंतु स्त्री पर उसका अधिकार ज्यों का त्यों बना रहता था। स्त्री में रूप न हो, वह फुहर हो, उसके संतान न हो या किसी कारणवश उससे असंतुष्ट हो तो उसके लिए रास्ता साफ है। लेकिन पुरुष में कितनी ही बुराइयां हो, स्त्री के लिए कहीं। परंतु प्रेमचंद कहते हैं कि यह एक तरफा नीति बहुत दिन चली, लेकिन अब नहीं चल सकती। स्त्री प्रश्न यही है कि जब सामाजिक शोषण और अन्याय के विरुद्ध कोई स्त्री मनुष्य होने के पहले सहज साधारण अधिकारों की मांग करती है तो समाज द्वारा उसे प्रताड़ना और लांछन के सिवाय और कुछ नहीं मिलता। इस प्रकार प्रेमचंद भारतीय समाज में प्रचलित समस्याओं को समझाते हैं और स्त्रियों की दुर्दशा से वे विचलित होते हैं। प्रेमचंद का युग भारतीय नवजागरण का युग भी था। सदियों से चले आ रहे प्रौढ़ रीति रिवाज आधुनिक चेतना की रोशनी में उसे कड़ी चुनौती मिल रही थी। उपनिवेशिक दौर था। इस क्रम में देखें तो 1829 में सती प्रथा विशेष शादिक कानून लागू हुआ। इसके बाद हम देखें तो इसी प्रकार शारदा कानून लागू हुआ, जिसमें बाल विवाह पर रोक लगी, जिसमें स्त्री की आयु 14 वर्ष और वर की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी अनिवार्य कर दी गई थी। इस प्रकार के कई परिवर्तन हमको देखने को इस दौर में मिलते हैं। इस बदले हुए परिदृश्य में प्रेमचंद के विचार अधिक प्रगतिशील, जागरूक मालूम होते हैं। सेवा सदन से गोदान तक अगर हम अध्ययन करें तो उनके विचार में हमें निरंतर बदलाव देखने को मिलता है। सेवा सदन में उनका स्त्री चिंतन यदि आज का पिछड़ा और आदर्शवादी मालूम होता है तो उसका कारण यही है कि सन 1918 से सन 1936 तक प्रेमचंद के विचारों में पर्याप्त व्यापकता देखने को हमें मिलती है। सेवा सदन में स्त्री प्रश्नों के संदर्भ में उनके दो पात्र महत्वपूर्ण हैं। सेवा सदन के अंदर हम देखें तो स्त्री प्रश्न के संदर्भ में उनके दो पात्र काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आत्मसम्मान के लिए घर छोड़ने वाली सुमन और वेश्यावृत्ति से जीवन यापन करने वाली भोली। इन दोनों के संवाद में इस उपन्यास के संदर्भ में प्रेमचंद के स्त्री प्रश्नों को समझा जा सकता है। यहाँ प्रेमचंद भोली और सुमन के जो वार्तालाप हैं उससे स्त्री के जो प्रश्न हैं उसे पाठकों के सामने रखने का प्रयास करते हैं। अपने घर को छोड़कर शरण लेने गई सुमन से भोली कहती है, जिंदगी जैसी नेमत रोड़ों कर दिन काटने के लिए नहीं दी गई है। जब जिंदगी का कुछ मजा ही न मिला तो उससे फ़ायदा क्या।
जब सुमन अपना घर छोड़ करके भोली के पास जाती है तो वह कहती है, सुमन को दुखी देख वो कहती है कि जीवन रोडों पर काटने को नहीं मिली है, ज़िंदगी मिली है तो इसमें कुछ मज़ा होना चाहिए। अगर मज़ा नहीं मिलता है तो फिर उस जीवन का फ़ायदा क्या। पहले तो मुझे भी डर लगता था कि बदनामी मिलेगी, क्योंकि भोली वेश्यावृत्ति का काम कर रही थी। तो वो कहती है कि पहले मुझे भी डर लगता था पर अब नहीं लगता। पहले डरती थी कि लोग मुझे जलील समझेंगे, लेकिन बस घर से निकलने की देर थी और मुझे आज कोई फिक्र नहीं, ऐसा भोली कहती है। फिर तो मेरा वह रंग जमा कि अच्छे अच्छे खुशामदे करने लगे। फिर वह कहती है कि जब मैं वेश्यावृत्ति करने लगी तो फिर मेरा रंग जमा और अच्छे अच्छे लोग मेरे सामने आके बैठने उठने लगे। सुमन उसे बताती है कि वह अंग्रेजी स्कूल में पढ़ी है लेकिन उसे गाना नहीं आता। यह सब सुनने के बाद सुमन कहती है, ठीक है पर मुझे गाना नहीं आता। इस पर भोली का जवाब आता है कि गाने की ज़रूरत ही क्या है, कुछ रिकॉर्डिंग गज़लें या थिएटर के गाने मिल जाएं, इस पर 2-4 ठुमके इतना ही काफ़ी है, और तुम्हारी अच्छी सूरत और मज़ेदार बातें ही तुम्हें सफलता प्रदान करेगी। इसके साथ ही भोली कहती है कि मैं कसम खाकर कहती हूँ सुमन, तुम एक बार इस लोहे की जंजीर तोड़ दो, फिर लोग कैसे दीवानों की तरह दौड़ते हैं। भोली जान रही है कि स्त्रियों को पितृसत्ता के लोहे की जंजीरों में कैद कर कर रखा गया है। उनके सहज विकास में ये जंजीरें हमेशा बाधक हैं। इस प्रकार भोली सुमन को भी अपने ही प्रकार वेश्यावृत्ति में कैसे सफल होना है उसके बारे में बताने लगी, और वह उसे राज़ी करने के लिए सुमन को कहती है, भोली सुमन से कहती है कि ये जो पितृसत्ता के जो परंपरा आ रहे हैं, यह लोहे की जंजीरें हैं, इसे तोड़ दो। भोली में आ रही नई चेतना का कारण क्या है। भोली अब इस प्रकार की बातें करती हैं तो यहाँ प्रेमचंद प्रस्तुत करते हैं कि भोली में यह जो चेतना आई उसके कारण क्या है। प्रेमचंद एक वैसा के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। यह संवाद देखे तो मालूम होता है कि प्रेमचंद अपने समय और समाज को केवल अच्छी तरह जान रहे थे, बल्कि नया समाज गढ़ने में आने वाली मुसीबतों और पुराने अतार्किक विचारों को चुनौती भी दे रहे थे। यहाँ प्रेमचंद भोली के माध्यम से जो परिवर्तन का दौर चला रहा था, पुरानी प्रौढ़ जो रीतियाँ परंपरा थी और जो परिवर्तन का दौर था, उसमें दोनों में आने वाले मुसीबतों और चुनौतियों को, विचारों को पाठकों के सामने प्रेमचंद प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ प्रेमचंद कहते हैं कि वर्ष 1918 में एक वैश्या शिक्षा का महत्व समझ रही थी। इसी प्रकार हम देखें तो प्रेमचंद मर्यादा नहीं छोड़ते। स्त्री विमर्श के आधुनिक दौर में देह की स्वतंत्रता पर भी उतना ही बल दिया जाने का आग्रह मिलता है, लेकिन प्रेमचंद इसके कायल न हुए। सुमन भले ही भोली के साथ दाल मंडी में पहुंच गई, लेकिन वह रूप जीवा नहीं थी। वह सिर्फ गाने इत्यादि से अपना जीवन यापन करने लगी। यहाँ हम देखें तो भोली के पास होते हुए सुमन ने अपना देह व्यापार प्रारंभ नहीं किया, वह सिर्फ गाने से ही अपना जीवन यापन करती थी। इसका कथन है, आप सोचते होंगे कि मैं भोग विलास की लालसा में इस कुमार्ग पर आई हूँ, पर ऐसा नहीं है। यहाँ सुमन कहती है कि आप सोचते होंगे कि मैं भोग विलास की लालसा से इस कुमार्ग पर आई हूँ, पर ऐसा नहीं है। मैं ऐसी अंधी नहीं कि भले बूढ़े की पहचान न कर सकूं। मैं जानती हूँ कि मैंने अत्यंत निष्कृष्ट कर्म किया है, लेकिन मैं विवश थी। इसके सिवाय मेरे लिए कोई और रास्ता न था। यद्यपि इस काजल की कोठरी में जाकर पवित्र रहना अत्यंत कठिन है, और मैंने यह प्रतिज्ञा कर ली कि मैं अपने सत्य की रक्षा करूंगी, और ईश्वर चाहेंगे तो मैं अपना प्रण पूरा करूंगी। मैं गाऊंगी, नाचूंगी, पर अपने को भ्रष्ट न होने दूंगी। यहाँ सुमन द्वारा भले ही आधुनिक दौर में होते हुए भी अपने आत्मसम्मान के साथ वह समझौता नहीं करती। वह सुमन के साथ दाल मंडी पहुँच जाती है, वहाँ रहती है, पर वह देह व्यापार में संलग्न नहीं होती। वह कहती है कि मैं जानती हूँ कि यह मार्ग बहुत ही गंदा है, फिर भी मेरे पास कोई रास्ता न था।
कि इस गंदी जगह पर मैं खुद को पवित्र रख सकूं, और ईश्वर चाहेंगे तो इसमें मैं सफल भी होंगी। वस्तुतः जिस उदारवादी दौर के आग्रहों में इस उपन्यास का लेखन हुआ, उसकी पूरी छाप यहाँ दिखाई देती है। प्रेमचंद स्त्री स्वाधीनता के पक्षधर थे और स्त्री के स्वतंत्र व्यक्तित्व की कल्पना उनके स्त्री पात्रों में दिखाई देती है, लेकिन हिंदू परिवारों का मर्यादा बोध उनके यहाँ सदैव विद्यमान रहता है। यह भिन्न बात है कि सेवा सदन से गोदान तक स्त्री प्रश्न के संबंध में उनके विचार निरंतर विकसित हुए हैं और वे मर्यादा बोध के बावजूद स्त्री के स्वतंत्र व्यक्तित्व के मुखर पक्षधर होते गए हैं। इसी अंतर्वस्तु के अंतर्गत हम देखें तो इसमें प्रेमचंद द्वारा विवाह संस्थान के विचार को प्रेमचंद ने प्रस्तुत किया है। भारतीय संदर्भ में विवाह को पवित्र बंधन माना गया है, लेकिन प्रेमचंद के दौर में विवाह माता पिता के लिए लड़की से छुटकारा पाने और अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होने का साधन बन गया था। यहाँ चूंकि हम सेवा सदन के अंतर्वस्तु की बात कर रहे हैं, तो सेवा सदन के अंतर जो प्रेमचंद ने विवाह बंधन को प्रस्तुत किया है, उसमें वह कहीं ना कहीं यह दिखा रहे हैं कि विवाह जो है वह माता पिता के लिए लड़की से छुटकारा पाने का और अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होने का साधन था, यह साधन बन गया था। और इसका जो प्रमुख कारण था वह था दहेज प्रथा। इसी कारण से हम देखें तो बेमेल विवाह भी बहुत होते हैं, जैसा सुमन के साथ हुआ। विवाह का मूल उद्देश्य सहजीवन में तृप्ति का आनंद इन अभिप्रेतों से तिरोहित था। प्रेमचंद इन बातों को खूब समझ रहे थे। इसी प्रकार हम देखें तो जो दरोगा जी हैं, जो सुमन के पिता, कि मैंने लड़के को पाला है सहस्त्रों जो दरोगा जी हैं, जब अपनी बेटी सुमन की शादी के लिए लड़के के यहाँ जाते हैं, तो जो लड़के वाले हैं उनके पिताजी बोलते हैं कि मैंने अपने लड़के को पाला है, सहस्त्रों रुपये उसकी पढ़ाई में खर्च किए हैं। आपकी लड़की को इससे उतना ही लाभ होगा जितना मेरे लड़के को। आप ही न्याय कीजिए कि सारा भार मैं अकेला कैसे उठा सकता हूँ। आखिर ईमानदार और सदाचारी दरोगा के सामने यह स्थिति है। अब दो ही उपाय हैं, या तो सुमन को किसी कंगाल के पल्ले बांध दिया, चिड़िया फंसाऊं। पहली तो बात तो होने से रही। अब बस सोने की चिड़िया की खोज मैं निकलता हूँ। धर्म का मया चख लिया, सुनीति का हल भी देख चुका हूँ। अब लोगों को खूब दबाऊंगा, खूब रिश्वत लूँगा। यहाँ जो मुख्य पात्र है सेवा सदन के अंतर्गत सुमन, उसके पिता एक दरोगा हैं। जब वो अपनी लड़की की शादी के लिए जाते हैं तो वहाँ दहेज की मांग होती है। चूँकि वे काफ़ी ईमानदार होते हैं, घूस नहीं लेते, रिश्वत नहीं लेते, तो उसमें वे इतने सक्षम नहीं होते कि उस मांग को पूरी कर सके। इस प्रकार की मांग होने के बाद वो कहते हैं कि अब मुझे रिश्वत भी लेना पड़ेगा और इसके लिए मैं लोगों को खूब दबाऊंगा। यही अंतिम उपाय है। संसार यही चाहता है और शायद ईश्वर भी यही चाहते हैं। यही सही, आज से मैं भी वही करूंगा जो सब करते हैं। इसी क्रम में वे घूस लेते हुए पकड़े जाते हैं। मन का विवाह अधेर विधुर के साथ हो जाता है और पुलिस दरोगा के घर में लाड़ प्यार से पली सुमन साधारण नौकरी कर मुश्किल से निर्वाह करने वाले गजाधर के साथ निर्वाह नहीं कर पाती और उसे घर छोड़ जाना पड़ता है और अंततः वह भोली वैसा के यहाँ पहुँच जाती है। तो यह जो है ये सेवा सदन के अंतर्वस्तु हैं, अंतर्वस्तु विचार हैं जिसे प्रेमचंद ने प्रकट किया है, पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है। ऐसे ही एक विचार प्रेमचंद ने जो प्रस्तुत किया है वह है सेवा सदन की मौलिकता। अपनी पुस्तक प्रेमचंद और उनका युग में डॉक्टर रामविलास शर्मा ने सेवा सदन को हिंदी उपन्यासों में नए यथार्थवाद की प्रस्तावना करने वाली है। ध्यान से देखा जाए तो प्रेमचंद के इस उपन्यास से पहले हिंदी के देवकी नंदन खत्री, किशोरी दास वाजपेयी, गोपाल राम गहमड़ी और लाला श्रीनिवास दास
के उपन्यास थे। इन उपन्यासों में तिलस्मी अय्यारी के कारनामों के अलावा कुछ न था। कुछ था तो उसे नैतिक शिक्षा कहा जा सकता है। डॉक्टर शर्मा ने स्पष्ट किया कि प्रेमचंद का यह उपन्यास सस्ती शिक्षा देने के लिए नहीं लिखा गया। सेवा सदन की मुख्य समस्या भारतीय नारी की पराधीनता। प्रेमचंद ने किसी तरह तमाम पुरानी संस्कृति परंपराओं को तोड़ते हुए वर्तमान समाज में नारी की पराधीनता को निठुर और विभत्स रूप में चित्रित किया है। इस पर सहसा विश्वास नहीं होता। हमारे साहित्य में इतने नाटक, कितने उपन्यास नारी के आत्म बलिदान, उसके सतीत्व, उसकी पति सेवा पर नहीं लिखे गए, लेकिन अधीनता, उसके साथ पशुओं और दासों जैसे व्यवहार पर नजर डाली है। डॉक्टर शर्मा के इस कथन के आलोक में कहा जा सकता है कि सेवा सदन विषय वस्तु के लिहाज से भी हिंदी में क्रांतिकारी पहल था। भाषा की दृष्टि से भी डॉक्टर विजय मोहन सिंह ने स्वीकार किया कि जैसी प्रवाही हिंदी सेवा सदन में आई है, वही हिंदी उपन्यासों में पहले नहीं थी। इस प्रकार देखिए तो कई ऐसे लेखक हैं जो प्रेमचंद के इस उपन्यास, जिसका नाम जिसे हम पढ़ रहे हैं सेवा सदन, उसकी प्रशंसा की है, क्योंकि इसमें जिस प्रकार से महिलाओं की समस्या को उन्होंने बल प्रदान किया है और उसे पाठकों के सामने रखा है, इससे पहले इस प्रकार के प्रयास नहीं किए गए थे। तो यह सेवा सदन की मुख्य मौलिकता है जिसे प्रेमचंद ने पाठकों के सामने रखा है। इस प्रकार हम देखें तो सेवा सदन का क्रम प्रारंभिक है। सेवा सदन में मनुष्य की सर्वांगीण मुक्ति चेतना का प्रथम उन्मेष है, जो गोदान में अपनी अंतिम मंजिल तक पहुंच गई। सेवा सदन इस दिशा में पहला प्रयत्न होने के नाते कुछ कच्चा रह गया है और कहीं भी अपनी मूल चेतना से हटा नहीं, और आलोचकों ने सेवा सदन के इसी अर्थ में प्रेमचंद का प्रथम क्रांतिकारी उपन्यास घोषित किया। क्रांतिकारियों ने प्रेमचंद के इस उपन्यास को प्रथम क्रांतिकारी उपन्यास घोषित किया, क्योंकि जिस प्रकार से प्रेमचंद ने महिलाओं की आधुनिक समस्या के साथ स्त्री समस्या को प्रस्तुत किया है, वह काफ़ी महत्वपूर्ण था और यह क्रांतिकारी बदलाव था साहित्य के अंदर। इस प्रकार हमने सेवा सदन के अंतर्वस्तु को समझने का प्रयास किया है।